जो एरोमेटिक वर्ड है, एरोमेटिक दो वर्ड से टूटा है, कहाँ, एरोमा से आया है। कहाँ से आया है? एरोमा। एरोमा का मतलब क्या होता है? फ्रेगरेंस, है ना। फ्रेगरेंस जहां भी नाम आएगा, फ्रेगरेंस का मतलब अच्छी खुशबू होती है, ठीक है ना। एक होता है स्मेल, स्मेल अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, बट फ्रेगरेंस हमेशा, फ्रेगरेंस का मतलब क्या है? प्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड, है ना, प्लीजेंट स्मेलिंग कंपाउंड, जो जिनकी स्मेल क्या हो? अच्छी हो। जैसे हम लोग जितने भी परफ्यूम यूज कर लो, साबुन यूज करते हो, सोप यूज करते हो, है ना, और जितने भी ये कॉस्मेटिक के सामान आते हैं, इन सब में अगर बदबू हो तो यूज करेगा? नहीं करेगा। दे ऑल हैव सम अमाउंट ऑफ एरोमेटिसिटी कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या? एरोमा से है। एरोमा स्टैंड फॉर फ्रेगरेंस, विच मीन्स कि कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर क्या? प्लीजेंट स्मेलिंग है, बहुत अच्छी महक वाला, ठीक है ना। अब जैसे दुकान पे जाते हो, परफ्यूम लेते हो, तो अपने पसंद का सुगंध देख के लेते हो कौन अच्छा महक है। ऐसा तो नहीं कि उठा के देते, लेके आए, मार दिए, गोबर जैसा महक रहा है, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। तो महंगे होते हैं, मगर जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं महंगे होते हैं। उसका वजह ना, आपने उसमें एक स्पेसिफिक फ्रेगरेंस वाला एरोमेटिक कंपाउंड डाला है। अब एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे नहीं मिल जाते कहीं भी, कई नेचुरल प्रोडक्ट में एरोमेटिक कंपाउंड मिले। नींबू को कभी सूंघे? नींबू देखो कितना इसमें लिमोनी होता है, इसकी वजह से महकता है। पिपरामिंट देखे हो गए, पिपरामिंट का पत्ता सूंघो महकेगा। तुलसी का पत्ता इवन अच्छा महकता है ना। दे हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रेगरेंस। तो कई, नीम के पत्ती ये खाते हो कड़वा लगता है, किसी चीज़ की पत्ती खाओ मीठी लगती है, किसी की खट्टी, इमली का पत्ती खट्टी लगती है। दे ऑल हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ केमिकल्स, है ना, बहुत सारे केमिकल हैं। अब ऐसे केमिकल जो खुशबूदार होंगे, फ्रेग्रेंस होंगे, वो किसकी कैटेगरी में आएंगे? एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे मान लो हमने तुमको बोला ये देखो ये कंपाउंड लो, बताओ एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है? सूंघोगे इसको? नहीं महकेगा, ये नहीं महकेगा। तो अगर फिजिकली आपको इन हैंड दे दिया गया कि बताओ क्या, तो एरोमेटिसिटी हम कैसे पता लगाएंगे? एक, फिजिकली तो सूंघ के पता लगा लेंगे, है ना, या उसको जला के पता लगाएंगे। एक है कि पेपर पे लिख दिया कॉपी में कि एरोमेटिक है, अब हम पेपर को सूंघ तो सकते नहीं, हम इस पे लिख दिए कि एरोमेटिक कंपाउंड है, तुम आंख नाक लगा सूंघने लगो, सर ने कहा महकेगा, नहीं महकेगा वो तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रूल देखेंगे। अगर फिजिकली अवेलेबल है तो सूंघेंगे, जलाएंगे, और अगर कहीं लिखा हुआ पेज पे मिल गया तो रूल्स लगाएंगे। तो सबसे पहले फिजिकली कैसे पता चलेगा? आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है बट आपको पता नहीं, तो फिजिकल टेस्ट क्या है इनके, है ना। सबसे पहले क्या होता है, अगर कंपाउंड एरोमेटिक है तो द फर्स्ट केस इज दे हैव कैरेक्टरिस्टिक फ्रेगरेंस, दे हैव कैरेक्टरिस्टिक फ्रेगरेंस। इनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक अच्छी खुशबू होगी ही होगी, तय है। दूसरा, दे बर्न विथ सूटी फ्लेम, दे बर्न विथ सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम देखे हो? कभी टायर जलते हुए देखा है क्या? उसमें काला काला राख जैसा उड़ता है ना, पतले पतले धागे जैसा, दैट इज कॉल्ड कार्बन सूट, वो अनबर्न कार्बन होता है। तो जो सूटी फ्लेम है कहां से है? ड्यू टू अनबर्न कार्बन से। एक ऐसा कार्बन जो बर्न नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनबर्न कार्बन। तो अनबर्न कार्बन की वजह से जो सूट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूटी फ्लेम बोलते हैं, ठीक है ना। तो दो चीजों से तो पता चल जाएगा कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है, आपको मोस्टली आइडिया लग जाएगा, है ना। अब उसके बाद फॉर्मूला दिया होगा, स्ट्रक्चर होगा, हम दूसरा चलेंगे स्ट्रक्चर से, ठीक, उसमें कुछ रूल्स लगेंगे। तो पहले तो आपको फिजिकली पता होना चाहिए कि एरोमेटिक है तो इनके अंदर ये बातें होती हैं, एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर ये गुण होते हैं, ठीक है ना। सूंघा जाएगा, अब ये नहीं सूंघने गया तो नाक लगा शुरू के लिए अंदर घुस गया, दूर से ही सूंघना है, क्योंकि कार्सिनोजेनिक भी होते हैं। नैप्थलीन बॉल कभी सूंघे हो? नैप्थलीन बॉल जो घर में वो आता है ना, साड़ी वाड़ी में, कपड़े में, दीमक में लगाते हैं, देखो वो एरोमेटिक कंपाउंड महकता है, नैप्थलीन बॉल। चलो, ये तो फिजिकल टेस्ट हुआ। अब कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना, द रूल फॉर एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक होने के लिए कुछ रूल हैं, रूल फॉर एरोमेटिसिटी। कंपाउंड एरोमेटिक है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ रूल्स होने ही चाहिए। देखो सबसे पहला कंडीशन क्या है? एरोमेटिक केवल वही होगा जो साइक्लिक होगा, तो कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक।
याद करो क्लासिफिकेशन में कहाँ आया था ये, साइक्लिक वाले में आया था ना, साइक्लिक वाले में कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। दूसरा, पूरे रिंग का हर एटम sp या sp2 हाइब्रिड होना चाहिए, ठीक है ना। ईच एटम ऑफ द रिंग मस्ट बी रिंग मस्ट बी sp और sp2, या तो sp हो या तो sp2 हो, इसके अलावा कुछ ना हो, मस्ट बी sp और sp2। तीसरा, मॉलिक्यूल को प्लेनर होना कंपलसरी है, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर, मस्ट बी प्लेनर। चौथा, मॉलिक्यूल को कॉन्जुगेटेड होना जरूरी है, मॉलिक्यूल मस्ट बी कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेशन का मतलब समझते हो? कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या हुआ? डबल सिंगल अल्टरनेट पे हो, या डबल सिंगल पॉजिटिव या डबल सिंगल नेगेटिव या डबल सिंगल लोन पर अल्टरनेट पोजीशन पे होगा तो कॉन्जुगेटेड है, और अल्टरनेट पे नहीं तो कॉन्जुगेशन में नहीं है, ठीक है ना। और लास्ट रूल है पांचवा, इट शुड फॉलो हकल रूल। इट शुड फॉलो हकल्स रूल। हकल रूल क्या होता है? जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल टू 4n+2 के। पूरे मॉलिक्यूल का टोटल पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 के बराबर होना चाहिए, यही है हकल्स रूल। अब बताते हैं इसको, एक्सप्लेन करते हैं इस रूल को क्या कैसे होता है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 4n+2, जहाँ पे अगर n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 इंटीजर आना कंपलसरी है, ठीक है, फ्रैक्शनल नहीं आना चाहिए। इसमें जो हम n की वैल्यू निकालेंगे, दैट n मस्ट बी 0 और एनी इंटीजर होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी नेगेटिव, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल से बात करेंगे। जैसे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज में 0 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो ये काउंट करना है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के बराबर। सो लेट्स स्टार्ट विथ एग्जांपल्स। द फर्स्ट एग्जांपल विच वी हैव इज बेंजीन। अब देखो, बेंजीन साइक्लिक है क्या? दिख रहा ना, साइक्लिक है। हर एटम पे पाई बॉन्ड है तो हर एटम sp2 हाइब्रिड हो गया। पाई बॉन्ड कितने हैं? 3, तो 3 बॉन्ड से पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए। हकल रूल क्या है? 4n+2 बराबर 6 होगा ना। n की वैल्यू कितनी आई? 1, निकाल के देखो, 2 इधर भेज दो, तो 4n बराबर 4, n बराबर 4/4 इक्वल टू 1। बेंजीन क्या है? एरोमेटिक। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नैप्थलीन बॉल है, इसी का भाई है, बड़ा भाई है। देखो ये एरोमेटिक होगा कि नहीं होगा? कंजुगेटेड, देखो सारा सिस्टम देखो, रिंग है, पहले देख लो फिर लिखते रहना। रिंग है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, हर एटम पे पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड जाऊंगा sp2 हाइब्रिड होगा, sp2 हाइब्रिड हो गया तो प्लेनर होना ही होना है। अब क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कितने पाई बॉन्ड है? 5, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10, तो 4n+2 बराबर 10, तो n बराबर कितना आ गया? 2। आ रहा है? ऑटोमेटिक होगा कि नहीं हो गया? अब आपसे क्वेश्चन देंगे, आपसे पूछेंगे कि ये क्या है। ये अभी बताया था ना, एक निगेटिव चार्ज बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये मॉलिक्यूल क्या एरोमेटिक है कि नहीं है? अच्छे से देखना, भूल ना होनी चाहिए। वाई नो? काहे नहीं कंजुगेशन? निगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कंजुगेशन नहीं हुआ?
डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल लोन पेयर, ऑल आर कंजुगेटेड। कंजुगेशन तो है ही, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 ना। एक नेगेटिव चार्ज बराबर भी क्या बताया? 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड से 4 हो गया, एक नेगेटिव से 2 हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 6। एन की वैल्यू कितनी आएगी? 4n+2 बराबर 6, तो n बराबर 1 आया कि नहीं आया? दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक, है ना। बनाओ पहले, नीचे जो बना है इसको आंसर बताना है आपको। इसको अगले पेज पे ले चलते हैं, पहले तीनों को छाप लेता हूँ। अब तुम्हें बताना है, मैं मॉलिक्यूल्स लिखूंगा और आपको बताना है कि वेदर दीज आर एरोमेटिक और नॉट एरोमेटिक। तो ये कंडीशन फॉर एलिफैटिक में क्या हो जाएगा? कंजुगेशन रहेगा ही नहीं, है ना। साइक्लिक होने के बावजूद भी कंजुगेशन है, कंजुगेशन होगा तो सब एटम sp हाइब्रिड नहीं होंगे, तो हो जाएगा गद्दारी वहां पे। बन गया? एग्जाम्पल करा जाए? ठीक है, चलो नेक्स्ट चले आगे। आपको जिन मॉलिक्यूल को मैं लिख रहा हूं आपको बताना है एरोमेटिक है कि नहीं है, और n की वैल्यू निकालनी है सब में। मैं 5-6 मॉलिक्यूल लिखूंगा, आप अपना चुपचाप निकालते रहिए। इतने का बताओ। 1 by 1 सबका बताना है। पहले वाले कंपाउंड का नाम भी लिख देता हूँ, कभी कभी नाम सीधे पूछ देता है किस कंपाउंड का। इसका नाम पाइरोल है। क्या है? पाइरोल। इसका नाम फ्यूरॉन है। इसका नाम पिरिडीन है। सो ये तीनों का आपको बताना है। फ्यूरान। होना चाहिए एरोमेटिक। पहला वाला क्या लगता है? पहला वाला होगा? क्या वाला है? होगा नहीं है। देखो लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल कंजुगेशन तो हो ही गया। पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन बराबर 6 होंगे उसके लिए n की वैल्यू 1 आएगी, तो एरोमेटिक होना ही होना है। दूसरे में ये भी होगा। 2 पाई, देखो 2 लोन पेयर है, बट इसके साथ दिक्कत क्या है, हम सबको पता होना चाहिए कि 2 लोन पेयर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एक लोन पेयर प्लेन में जाएगा, दूसरा प्लेन के बाहर। जो प्लेन में होगा वही कंजुगेशन करेगा, तो वो करेगा तो बस 2 ही काउंट होगा, 2 काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 6। तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन 6, तो ये भी 1 n की वैल्यू कितनी आ गई? 1। इट सिंपल मीन दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। पिरिडीन में पाई बॉन्ड लोन पेयर दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। पाई बॉन्ड कंजुगेशन में लोन पेयर नहीं रहेगा, लोन पेयर कंजुगेशन में तो पाई बॉन्ड नहीं रहेगा, तो लोन पेयर कंजुगेशन के बाहर है, तो एक कंपाउंड में क्या हुआ? एरोमेटिक हुआ।
पाई बॉन्ड अगर बन गया तो लोन पेयर उसका हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर होगा कंजुगेशन नहीं करेगा। कंजुगेशन तो प्लेनर में होगा तभी ना करेगा, तो लोन पेयर काउंट नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन के वैल्यू मतलब पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 6, और ये भी क्या हो जाएगा, एन के वैल्यू 1। दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। ये एरोमेटिक नहीं है, काहे नहीं है, कंजुगेशन ही खत्म हो गया, सिंगल सिंगल बॉन्ड रिपीट कर गया, नहीं करना चाहिए था। इसका क्या है, इसका पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव आ गया ना। पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड 3 है, तो इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, पॉजिटिव में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 फॉलो करके हमारा काम हो गया। पाई इलेक्ट्रॉन बराबर 6, तो एन की वैल्यू 1। क्लियर। एंड इसके में इसके एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आएगी। अरे पाई इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 4n + 2 बराबर 2, तो 4n बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो n की वैल्यू 0 नहीं आएगी। हो गया ना, पहचान जाओगे ना कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, पर इसको कर लो तब। बेंजीन में देखे हो ना, पाई बॉन्ड है, तो उसको अनसैचुरेशन टेस्ट देना चाहिए, बट एरोमेटिक होने की वजह से नहीं देगा, उसका पाई बॉन्ड घूमता रहता है। सो बेंजीन इज अनसैचुरेटेड इवन इट विल नॉट गिव अनसैचुरेशन टेस्ट। द रीजन बिहाइंड इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। बना लो। हो गया, क्वेश्चन में लिंक कर ले जाओगे आराम से। अब जो स्टेटमेंट बता रहे थे उस स्टेटमेंट को नोट करना है। क्या, बेंजीन में देखो, ये है हमारा बेंजीन। ये अब एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक बताने वाला हूं मैं, कि ये सब फिजिकल टेस्ट बताया, रूल बताया, ये केमिकल टेस्ट है ना। चलो डालते हैं सब ब्रोमीन वाटर, क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है क्या होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द रूल अनसैचुरेटेड है, तो इसको डीकलराइज कर देना चाहिए था, नहीं, बट ये नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव टेस्ट, मतलब कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, निगेटिव टेस्ट हो गया। निगेटिव टेस्ट लिखने का मतलब कलर जैसा था वैसा रह जाएगा। यहाँ पे कौन सा कलर बचा रहेगा, ब्राउन। रेड कलर पहले भी था, ब्राउन रेड कलर अभी भी है, और यहाँ पे भी क्या होगा, ये भी नेगेटिव टेस्ट करेगा। तो यहाँ कौन सा कलर अपीयर करेगा, पिंक कलर था, पिंक कलर रह जाएगा। ये क्या बताना चाह रहा है, ये रिएक्शन क्या बता रहे हैं, इट सिंपली इंडिकेट कि एरोमेटिक कंपाउंड में अनसैचुरेशन तो है, but they will not responding on saturation test. It means this pi bond is delocalized. So aromatic compound on saturation test नहीं देगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। So points should be noted. Aromatic compound like benzene and इसके जितने भाई बहन हैं naphthalene and anthracene, they will not give on saturation test. ठीक हो गया। अब इसके बाद दो कंपाउंड और है, एनिलीन और
फिनॉल, वो दोनों से क्वेश्चन आया हुआ है। अगला देखो, ये जो फिनॉल है, दिस कंपाउंड इज फिनॉल, इसके बारे में एक प्रॉब्लम ये है कि ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज कर देता है, ठीक है। इट मीन्स इट गिव अनसैचुरेशन टेस्ट। केमेनोफोर्स तो रिएक्शन नहीं करता, बट इट विल डिकलराइजेस ब्रोमीन वाटर। ब्राउन रेड कलर कैसा बन जाएगा पता है? व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो कलर गायब हुआ कि नहीं हुआ? दिस इज फॉर्मिंग ट्राइब्रोमोफिनॉल, दिस इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, और इस कंपाउंड में कलर गायब हो जाता है। दिस इज व्हाइट पीपीटी। इसका मतलब क्या हुआ कि फिनॉल डिकलराइजेज ब्रोमीन वाटर, मतलब ये अनसैचुरेशन टेस्ट देता है। ये बात याद रखना, फिनॉल डिकलराइजेज bromine water, which means it give unsaturation test. It will give unsaturation test, ठीक है। यही काम, सेम काम एनिलीन भी करता है। बस OH जो क्या कर देना, वहाँ पे NH2 करना है। अब खास बात देख रहे हो ना, 3 कंपाउंड एक्सेप्शन हो गए। एक कौन हुआ? बेंजीन, जिसको देना चाहिए था वो नहीं दिया। फिनॉल, जिसको नहीं देना चाहिए वो दिया। इट मीन्स इसकी खास बात यही है, इसमें यही स्पेशलिटी है कि जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। डन। एनिलीन वाला भी लिखना है ना अभी। जब ब्रोमीन वाटर की जगह कार्बन डाइसल्फाइड डाल दोगे तो नहीं बनेगा ये, क्योंकि रिएजेंट ब्रोमीन वाटर है, कार्बन डाइसल्फाइड नहीं है। तो अगर उसको डालते हो तो क्या दिक्कत होगी? डिकलराइज नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा वहाँ पर साथ। और आखिरी है एनिलीन ऑल्सो डिकलराइज ब्रोमीन वाटर, नोट कर लो। एनिलीन ऑल्सो डिकलराइजेस ब्रोमीन वाटर। इसका मतलब एनिलीन भी अनसैचुरेशन टेस्ट देता है ना। ये बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। और ये भी वाइट पीपीटी होता है, वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है। So we have completed classification of organic compound and all the tests which will be happening during the reaction, aromatic, aliphatic, क्या है क्या नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल, देखो क्वेश्चन देते हैं, मल्टीपल टाइप का देंगे ना, एक से अधिक करेक्ट भी हो सकता है। बना लो पहले। क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिकलराइजेज ब्रोमीन वाटर। Which of the following will decolorize ब्रोमीन वाटर। अब यहाँ पे एक से अधिक भी हो सकता है, सो बी अटेंटिव।
एक से अधिक भी करेक्ट ऑप्शन दे सकते हैं। पहला है आइसोब्यूटीन, दूसरा है एसिटिलीन, तीसरा है फिनॉल और चौथा है 2-ब्यूटाइन। नाउ चूज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन, which will not decolorize bromine water? One, 2, 3, 4। चलो भाई, चुन चुन का आंसर बताना है। चलो बच्चे तुम बताओ पहले वाले का आंसर। करेगा कि नहीं करेगा? आइसोब्यूटीन करेगा कि नहीं करेगा? अरे एल्कीन नाम है तो करेगा ही करेगा। ब्यूटीन हो गया तो एसिटिलीन करेगा, एसिटिलीन भी एल्कीन है। फिनॉल अभी तो करे हो, अभी रिक्स लेगा ना, फिनॉल डिकलराइज करेगा। 2-ब्यूटाइन काहे नहीं करेगा? ब्यूटाइन है ना, एल्काइन नहीं देता आंसर टेस्ट, काहे नहीं देगा? एल्किन एल्काइन नॉन सैचुरेशन नहीं है क्या? नहीं देता, वो डिफाइन किया हूँ। क्या नहीं देता? टॉलरेंट टेस्ट नहीं देता, क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट नहीं देता है, अनसैचुरेशन तो देता ही ना है। वहाँ क्वेश्चन में लिखवाए थे 2-ब्यूटीन 1-ब्यूटीन कैसे डिफरेंशिएट, ब्रोमीन वाटर तो नहीं करता था ना, तो दोनों देता है। इसमें ऑल ऑफ दीज ऑल आर करेक्ट। व्हाट अबाउट द सेकेंड वन? तो पूछा कौन नहीं देगा, तो कौन डिकलराइज नहीं करेगा, मतलब ज़्यादातर करेंगे या हो सकता है एक से अधिक करें एक से अधिक ना करें। सो फर्स्ट सेकंड करेगा, थर्ड डिकलराइज नहीं करेगा। क्या क्वेश्चन पढ़ो पहले। विच विल नॉट डिकलराइज मतलब ब्रोमीन वाटर सिलेक्शन नहीं करेगा। फर्स्ट सेकंड तो करेगा, तो आंसर में नहीं लिखेंगे ना उसको। अब फिनॉल भी तो कर रहा था अभी, आंसर डी हुआ। केवल डी इकलौता है जो नहीं करेगा। बेंजीन से जुड़े कंपाउंड नहीं करता है, वो सिंपल फिनॉल और एनिलीन करता है बस। तो ये क्वेश्चन कैसे आएगा, ये इंपॉर्टेंट है दिमाग घुमाना, कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? दिस इज नॉट कंपल्सरी कि सीधा सीधा आएगा हम छाप देंगे, ऐसा नहीं होता है, घुमा के देगा। सो क्लियर हो गया।